नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से राज्य के क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं गहलोत कुमार अपना नया वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं भारत की सामान्य जानकारी। तो भारत की सामान्य जानकारी में शुरू का एक वीडियो मैंने आपके लिए डाल दिया है। उसी के क्रम में हम अगला दूसरा वीडियो क्लियर करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इंडिया के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से घूम फिर कर एक दो क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में ज़रूर मिल ही जाएगा। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा वहीं से शुरू करते हैं। एक ये बचा हुआ था अपना कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये भारत से भी गुजरती है। अब खास क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो देखो, भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। हमने 82.5 पूर्वी देशांतर लॉन्गिट्यूड पढ़ा था ईस्ट वाला, तो वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और ये 8 राज्य हम इधर से शुरू करेंगे: गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, जो एमपी से निकलती है, राजस्थान में बहती है। ठीक है, राजस्थान में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। तो माही नदी कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसी में से दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में से दूसरा क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा और समझो इस चीज को। देखो, जैसे हम माने ये तो होगी कर्क रेखा, ये होगी आपकी मकर रेखा, और इनके बीच में ये 0 डिग्री, ये होगी आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर। तो अब क्वेश्चन ये है कि सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा सीधी इन दोनों के बीच में ही पड़ सकती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ सकती हैं। इससे आगे नहीं जाती, इधर इससे आगे नहीं जाती। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो विशेषकर ये किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में या कौन से राज्य में, विशेषकर शहर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप रख नहीं सकते, इसको सिर्फ समझ सकते हो। तो इंडिया के एवज में जब क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ आइडिया ये लगाना है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। और उसमें विशेषकर दूरी का होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इससे टच करते हुए पूछ लिए जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर रखना है। कर्क रेखा से इधर ऊपर की साइड में कोई सा भी शहर ले लो, विशेषकर चंडीगढ़, दिल्ली, ये इनमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इनमें सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ेगी। ये कर्क रेखा का क्वेश्चन है। बाकी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के से, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो लॉन्गिट्यूड है वो गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। ठीक है, अब यहाँ तक का अपना कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की, भारत के बॉर्डर की बात करते हैं। तो एक तो सागरमाला और भारतमाला तो मैंने आपको क्लियर करवाया था उस वाले वीडियो में। सागरमाला जो हमारे समुद्र का तट है, उस पर जो हमारे बंदरगाह है, जो पोर्ट है, उनको जोड़ने के लिए रोड बनाने का है। और भारतमाला जो हमारा बॉर्डर है उस पर अच्छी रोड बनाने का है। अब उसी में हम शुरू करते हैं। देखो, मैं शुरू करता हूँ आपका गुजरात से। ठीक है, हम गुजरात से शुरू करते हैं, जहाँ से इधर की साइड में समुद्र की तटरेखा है और ऊपर की साइड में बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो यहाँ पर गुजरात से जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारी सीमा रेखा किसके साथ मिलेगी?
पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के साथ ये हमारा बॉर्डर यहाँ पर लगता है। और ये बॉर्डर आपका देखो गुजरात से राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से पंजाब और पंजाब से आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद में लद्दाख, क्योंकि अब हम अलग अलग करके देखेंगे इस चीज को। जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है इस टाइम, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में विभाजित है। एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो पाकिस्तान का जो अंतिम छोर है वो लद्दाख तक है, ये क्लियर रखना। तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कौन कौन से राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों इस समय पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, एक ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं रेड क्लिफ, क्योंकि रेड क्लिफ नामक अधिकारी ने इसको 15 अगस्त 1947, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा था। तो उनके नाम पर ही इसको रेड क्लिफ बोला जाता है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में 15 अगस्त 1947 को कंप्लीट हुई है। और राज्य मैंने आपको क्लियर करा दिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेड क्लिफ होगी पाकिस्तान के साथ में, और इसमें जो ऊपर की है जम्मू कश्मीर के साथ में, उसकी एक दिक्कत ये है कि शुरुआत में जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा अलग देश रहा, या अलग रखा था राजा हरि सिंह ने। अब हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद में ही पाकिस्तान ने उस पर अटैक शुरू कर दिया। तो भारत ने सपोर्ट किया हरि सिंह को। अब उसमें एक ही कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और कुछ हिस्सा भारत के पास में रहा, जिसमें ऐसे है कि 1/3 पाकिस्तान के पास में है और 2/3 भारत के पास में। अब जो 1/3 पाकिस्तान के पास में है उसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसका मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया, उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। अब बात यहाँ पर यह है कि जो 1/3 पाकिस्तान के पास चला गया, 2/3 भारत के पास जो रह गया, यहाँ पर जो लाइन है वो कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है, ऐसी नहीं है कि जिसको दोनों देशों ने मिल बैठ के खींचा है। ये अपने आप उनका कब्जा है और ये आर्मी की लाइन है एक प्रकार से, और इसको बोलते हैं LOC, ठीक है, LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है, ठीक है। तो ये LOC कोई ऐसी नहीं है कि ऑफिशियल मिल बैठ के बनाया हो, ये अपने आप ही आर्मी के द्वारा बनी हुई है। इधर से हमारा कब्जा है, उधर से उनका कब्जा है, बीच में इसको LOC मान लिया गया है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये भी पाकिस्तान के साथ में है, रेड क्लिफ है ही है, और लाइन ऑफ कंट्रोल विशेषकर POK, पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, यदि हम POK को पूरा काउंट करें हमारे साथ, तो सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगेगा हमारा, ठीक है, ये क्लियर रखना। यदि POK के साथ हम काउंट करते हैं तो सबसे लंबा हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगेगा, जो कि हम बांग्लादेश के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का ये भी क्लियर रखना है। अब ये रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ में आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। राज्य मैंने आपको बता दिए, केंद्र शासित प्रदेश बता दिए। अब वहां से ऊपर जब शुरू करेंगे, लद्दाख को छोड़ा मैंने, लद्दाख का ही जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका एरिया एक लगता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में लगता है। और इस वाली सीमा रेखा को क्या बोला गया है? डूरंड, ठीक है, डूरंड लाइन बोला गया है। अब डूरंड लाइन क्यों बोला गया है? क्योंकि डूरंड नामक अधिकारी ने 1893 में इसको खींचना शुरू किया था और ये कंप्लीट हुई थी 1896 में, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन 1896 में खींची गई थी। समझने की बात यह कि उस समय पर पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, तो इसीलिए उस समय पर डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। पर वर्तमान समय में वास्तव में देखा जाए तो डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। हमारा इसके साथ थोड़ा सा हिस्सा है, जो डूरंड लाइन है वो थोड़ा सा हिस्सा भारत का है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, और ये अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर हमारा बॉर्डर लगता है सिर्फ 106 किलोमीटर का।
अब इसी में क्वेश्चन है कि सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर भारत का किसके साथ में लगता है। तो सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जिसको डूरंट लाइन बोला गया है उस वाले वीडियो में मैंने इसका क्लियर करवाया। इंदिरा कॉल, यहाँ पर 5 देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं करीब करीब, तजाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, तो डूरंट लाइन सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर भारत का पाक अधिकृत कश्मीर में 1896 में खींची गई है। रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच, और LOC कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है पर भारत और पाकिस्तान के बीच पाक अधिकृत कश्मीर में। अब अभी लद्दाख ही चल रहा है अपना। हमने नीचे से शुरू किया, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ में, फिर लद्दाख अफगानिस्तान के साथ में। अभी हमारा लद्दाख ही चल रहा है। तो इधर लद्दाख का शुरू हो जाता है किसके साथ में, चाइना के साथ में। चाइना के साथ में शुरू हो जाता है और इस वाली लाइन को बोला जाता है मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन लाइन हमारी किसके साथ लगती है, चाइना के साथ। और ये लाइन खींची है कब, 1914। ठीक है, ये लाइन 1914 में खींची है भारत और चाइना के बीच, मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। अब यहाँ पर भी एक और चीज है, LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो समझने की चीज ये है कि LAC लगती है चाइना के साथ, LOC है पाकिस्तान के साथ। और LAC दोनों देशों ने मिल बैठ के जो सीमा का विवाद था उसको सुलझाने की कोशिश की थी 1993 में, पर बाद में पूरी तरीके से समझौता लागू हो नहीं पाया। और LAC से मतलब ये है कि बीच में कुछ एरिया खाली छोड़ रखा है, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ऐसे इस तरीके से खाली छोड़ रखा है ये LAC भारत और चाइना के बीच। ठीक है, ये सीमा विवाद को सुलझाने के लिए था 1993 में, पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। इसको लेकर विवाद अभी भी चलता रहता है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच अभी भी चलता रहता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच, विशेषकर POK। और LAC आप मान सकते हो बिल्कुल लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये पूरे एरिया में ही इसको निर्धारित करने की कोशिश हुई है। तो LAC भारत और चाइना के बीच, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच, अब चाइना तक कंप्लीट। अब देखो चाइना के साथ में हमारे जो राज्य हैं, आप लद्दाख से शुरू करोगे तो देखो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। 3 तो इधर हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब बीच में नेपाल आ जाएगा। नेपाल आ गया तो बाद में कौन सा है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। और सिक्किम के बाद में फिर से भूटान आ गया। अब भूटान आ गया तो फिर बाद में कौन सा हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बाद में अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, ये हमारी, सॉरी असम नहीं है, इसमें असम नहीं होगा, असम की इसके साथ नहीं लगती। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी नहीं सॉरी हिमाचल प्रदेश, ये बॉर्डर लगता है हमारा किसके साथ, चाइना के साथ। लद्दाख से शुरू करके इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा चाइना के साथ हुआ। अब अरुणाचल प्रदेश पहुंचने के बाद में अब यहां से शुरुआत हो जाएगी किसकी, म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार की शुरुआत हो जाएगी। और म्यांमार के साथ हमारा जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है उसका कोई ऐसा नाम नहीं है। और म्यांमार के साथ सबसे खास क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। और ये विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में आपके लिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन। जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट का आपको अच्छे से क्लियर करना है, कौन से राज्य की कौन से राज्य से सीमा लगती है या कौन से देश से लगती है। तो देखो म्यांमार के साथ आप अरुणाचल प्रदेश से शुरू कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम पर आकर छूट गया म्यांमार। अब ये हो गया आपके म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों की सीमा रेखा म्यांमार के साथ में 5 की चाइना के साथ क्लियर हुई हमारी। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश,
ये हो गया अपना। उनमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 4 राज्य हैं पाकिस्तान के साथ। मैंने आपको बताया गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ में पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब म्यांमार के साथ में ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर म्यांमार के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर खत्म होगा। वहां पर किसके साथ शुरू हो जाएगी? बांग्लादेश। ठीक है, वहां पर बांग्लादेश के साथ शुरू हो जाएगी। तो आप इसको इसी तरीके से क्लियर करेंगे, एक सीक्वेंस से यदि चलेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो बांग्लादेश आप जानते हो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता, और 1971 में ये अलग देश बन गया बांग्लादेश के नाम से। तो इसका नाम, इसके साथ जो हमारा बॉर्डर लगता था उसका नाम भी रेड क्लिफ लाइन था। पर इसमें अपने काम के कुछ है, देखो एक तो 3 बीघा कॉरिडोर, ये भारत का हिस्सा है, भारत और बांग्लादेश के बीच है, और वर्तमान समय में 3 बीघा कॉरिडोर को भारत ने लीज पर दे रखा है। किसको? बांग्लादेश को, 2011 से। तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि वास्तव में लीज पर दे रखा है भारत ने। किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में। दूसरा बांग्लादेश का सबसे खास क्वेश्चन है, एक तो मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ। सबसे लंबा हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। 4000 किलोमीटर के आसपास ये बांग्लादेश के साथ लगता है। अब यदि वास्तव में हम देखें पाक अधिकृत कश्मीर को शामिल किया जाए तो पाकिस्तान के साथ में, पर अभी जो फिलहाल में हमारे पास है उसके हिसाब से बांग्लादेश के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे लंबा है। ठीक है, और इसमें जो अपने राज्य आएंगे, तो हमने किस पर छोड़ा है? मिजोरम। ठीक है, म्यांमार के साथ हमने मिजोरम पर छोड़ा, क्योंकि हमने शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हो गया म्यांमार के साथ में। अब यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा का आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पर इसलिए इसका नाम त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा नाम के पीछे विष्णु के नाम से कुछ मतलब है। यहाँ पर ये कोई बात नहीं है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा होने के कारण त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा रखा गया है, ये ऐसी बात नहीं है। तो देखो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसके बाद में मेघालय। ठीक है, मेघालय, और मेघालय के बाद में हो गया आपका कौन सा? असम, और असम के बाद में पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम के बाद में पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, एक सीक्वेंस से चले आप, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की इसके साथ होगी। और पीछे का मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान से शुरू करके हम बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे लंबा लगता है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, भारत की तरफ से कौन से राज्य का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है? तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो कि सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर रखता है भारत के राज्यों की तरफ से। तो उधर से बांग्लादेश, इधर से पश्चिम बंगाल। ठीक है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये बांग्लादेश के साथ में अपना क्लियर है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर है, सबसे लंबी सीमा रेखा है। राज्यों का पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब आ जाओ वहां भूटान। ठीक है, भूटान, तो देखो भूटान में हमारे जो राज्य है उनमें हो जाएगा आपका एक तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक असम और एक पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम। ठीक है, ये 4 राज्य हो जाएंगे। हम इधर से शुरू करेंगे तो सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान के साथ में। ठीक है, ये हो गया आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 4 की होगी इसके साथ में, वो मैंने बताया मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल की होगी बांग्लादेश के साथ में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और मिजोरम, ये हुई आपकी किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये हुई आपकी चाइना के साथ में। ठीक है, चाइना के साथ में पाकिस्तान का अच्छे से क्लियर है। अब लास्ट आपका बच गया नेपाल। ठीक है, लास्ट आपका नेपाल बच गया। तो देखो नेपाल के साथ में हमारी जो सीमा रेखा है वो शुरू होती है उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार और सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य किसके साथ में, नेपाल के साथ में। ठीक है, 5 राज्य नेपाल के साथ में हुए आपके। आप शुरू कर सकते हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक हो गया आपका कौन सा, सिक्किम। ये इस प्रकार से आपका इंटरनेशनल बॉर्डर क्लियर होता है, जिसमें सबसे खास क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ में लगती है। राज्यों में यदि पूछा जाए तो सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर पश्चिम बंगाल का है, सबसे छोटा वैसे कभी पूछा नहीं गया पेपर में, पर फिर भी आप क्लियर रखेंगे, सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम का है वैसे लद्दाख है पर वो जरूरी है, लद्दाख का इतना जरूरी नहीं है। इसके बाद में ये सिक्किम का हो गया। अब दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज हम क्लियर करें। 2 अच्छे क्वेश्चन है, एक तो सिक्किम और एक मेघालय। सिक्किम और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सिर्फ भारत के एक राज्य के साथ सीमा लगती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेघालय और सिक्किम सिर्फ 2 ऐसे राज्य जिनकी सीमा भारत के सिर्फ एक राज्य के साथ लगती है। सिक्किम की तो लगती है किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, सिक्किम की तो पश्चिम बंगाल के साथ और मेघालय की लगती है किसके साथ, असम के साथ। मेघालय की सिर्फ असम के साथ में लगती है और सिक्किम की पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है। सिक्किम का क्वेश्चन आ रखा है, मेघालय का भी पूछा नहीं है, पर फिर भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये 2 ऐसे राज्य जिनकी सीमा भारत के सिर्फ एक राज्यों से लगती है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के टोटल 17 राज्य थे पहले, अब 17 में से 1 माइनस हो गया जम्मू कश्मीर, तो कितने बच गए, 16। इंटरनेशनल बॉर्डर 16 राज्यों का है। ठीक है, 16 राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर रखते हैं। और समझने की चीज ये है कि 2 अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसीलिए राज्यों का यदि पूछा जाए तो 16 राज्य है। ठीक है, 16 राज्य है। अब दूसरा मैं और थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं। भारत के अंदर का एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा भारत के कौन से राज्य की लगती है दूसरे राज्यों से, तो इसका आंसर यूपी है। ये कितने के साथ, 9 के साथ। यूपी की सीमा 9 राज्यों के साथ लगती है और ये 9 राज्यों में आपको क्लियर होना चाहिए कि एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। कौन सा, दिल्ली। ठीक है, तो वास्तव में यदि राज्य देखे जाए तो 8 राज्यों के साथ में यूपी की और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है उसका मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया। सबसे कम राज्यों से सिक्किम और मेघालय, सिर्फ एक राज्यों से लगती है उनकी। ठीक है, सिक्किम और मेघालय की सिर्फ एक राज्यों से सीमा रेखा लगती है। तो ये मेरे हिसाब से आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं समुद्रीय तट रेखा। ठीक है, तो समुद्रीय तट रेखा फिर से मैं शुरू करता हूँ कहां से, गुजरात से फिर से गुजरात से शुरू करता हूं। तो देखो गुजरात से हम, और तो खैर बाद में पढ़ लेंगे, जो ताप्ती नदी है, जो ताप्ती नदी है वहां से लेकर आप ये बोल सकते हो कन्याकुमारी, जो मैंने बताया अभी उस वीडियो में, सबसे दक्षिण का पॉइंट है मुख्य भूमि का। ठीक है, सबसे दक्षिण का भूमि है, सबसे दक्षिण का पॉइंट है मुख्य भूमि का, कैप कॉमरेड या कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित है। अब ये 3 तट है, 3 नामों से जाने गए ये। ठीक है, इस वाले को बोला गया कोंकण तट। ये कोंकण तट आपका जाएगा कहां तक, गोवा तक। और इस वाले को बोला गया केंद्रा। ठीक है, ये जाएगा मंगलुरु, ये मंगलुरु
और इस वाले को बोला गया मालाबार, और ये जाएगा आपका कन्याकुमारी तक। तो एक तो इस तरीके से बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोंकण तट कौन सा है, केंद्रा कौन सा है, मालाबार कौन सा है। तो देखो कोंकण हो गया गुजरात से लेकर गोवा, केंद्रा हो गया गोवा से लेकर मंगलुरु, और मालाबार हो गया मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी। वैसा मालाबार एक युद्धाभ्यास भी है, आर्मी एक्सरसाइज है, जो हमेशा भारत, यूएसए और जापान के बीच होती है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, वो मालाबार युद्धाभ्यास भारत, यूएसए और जापान के बीच। अब इसमें अपने क्वेश्चन, तो देखो इसमें अपने क्वेश्चन है, एक तो सबसे लंबी समुद्र तटरेखा किसकी है। तो देखो सबसे लंबी समुद्र तटरेखा कौन से राज्य की है, गुजरात की। ठीक है, सबसे लंबी समुद्र तटरेखा गुजरात की है। इसी का पलट कर यदि पूछे तो सबसे छोटी समुद्री तटरेखा, तो सबसे छोटी समुद्री तटरेखा किसकी हो जाएगी, गोवा की। दो क्वेश्चन तो अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, सबसे छोटी समुद्री तटरेखा गोवा की है, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा गुजरात की है। अब ये तट मैंने क्लियर करा दिया, कोंकण तट हो गया, केंद्रा तट हो गया, मालाबार तट हो गया। अब इसी प्रकार से यदि हम इधर की साइड में चले, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पर इंडिया में। बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है साइलेंट वैली, इसी में शामिल है जो केरल में है। ठीक है, तो और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, अभी हम तटरेखा के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो ये कन्याकुमारी तक हम आ गए। अब देखो कन्याकुमारी से लेकर आप इधर चलोगे, ठीक है, आप इधर चलोगे कन्याकुमारी से लेकर, तो गोदावरी नदी, सॉरी गोदावरी नहीं, कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी का डेल्टा है, यहां तक के एरिया को क्या बोला गया है, कोरोमंडल। ठीक है, इसको कोरोमंडल तट बोला गया है, कोरोमंडल तट बोला गया है। विशेषकर तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु में आता है। और इसकी खासियत ये है कि लौटते हुए मानसून से भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होती है, तो लौटते हुए मानसून से भारत में सबसे ज्यादा बरसात ये कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में होती है। बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ समुद्रीय तटरेखा के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसको कोरोमंडल बोल दिया। अब कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, ठीक है, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, इनके बीच का जो एरिया है उसको बोला गया है गोलकुंडा तट। ठीक है, इसको गोलकुंडा तट बोला गया है। और इससे ऊपर का जो बंगाल तक का एरिया है, इसको बोला गया है उत्तरी सरकार। ठीक है, इसको उत्तरी सरकार बोला गया है। तो तीन इधर हुए, तीन इधर हुए। इधर हो गया आपका कोंकण, केंद्रा, मालाबार, इधर हो गया आपका कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार। कोरोमंडल का बहुत खास क्वेश्चन है, लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा बरसात यहाँ पर होती है, जो कि ज्यादातर तमिलनाडु में हिस्सा आता है। अब सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की। दूसरा क्वेश्चन, साउथ के स्टेट में यदि पूछा जाए, दक्षिण के राज्यों में यदि पूछा जाए, तो जो सबसे लंबी तटरेखा बैठेगी वो किसकी बैठेगी, आंध्र प्रदेश की। या फिर इसको पलट कर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरी सबसे लंबी समुद्रीय तटरेखा कौन से राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये तटरेखा का जो हमारा एरिया है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जमीन के पड़ोसी तो हमने क्लियर कर लिए, अब हम क्लियर करते हैं अपने समुद्र के पड़ोसी। ठीक है, समुद्र के पड़ोसी क्लियर करते हैं। तो समुद्र के पड़ोसियों में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी। तो देखो सबसे निकटतम हमारा जो समुद्री पड़ोसी है वो कौन है, श्रीलंका। ठीक है, सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी हमारा श्रीलंका है। अब श्रीलंका से संबंधित दो तीन क्वेश्चन है। देखो, एक तो यहां पर आप मान सकते हो रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप, इसका भी पूछ रखा है कि रामेश्वरम द्वीप कौन कौन से देशों के बीच में। तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में, और श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी है। दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी है हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी श्रीलंका है और श्रीलंका और भारत के बीच में रामेश्वरम द्वीप है। अब
एक और क्वेश्चन है कि रामेश्वरम द्वीप को भारत से अलग, रामेश्वरम द्वीप को भारत से अलग कौन करता है? पंबन की खाड़ी। मैं इधर लिख देता हूँ, पंबन की खाड़ी रामेश्वरम द्वीप को भारत से अलग करती है। ठीक है, पंबन की खाड़ी रामेश्वरम द्वीप को भारत से अलग करती है। अब ये रेल के द्वारा रामेश्वरम द्वीप जुड़ा हुआ है, जहाँ पर रामेश्वरम मंदिर है जो भारत के शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और खास चीज ये है कि रामेश्वरम मंदिर का जो गलियारा है वो सबसे बड़ा है 1220 मीटर का। ठीक है, 1220 मीटर का ये सबसे बड़ा गलियारा है, कॉरिडोर है। और रामेश्वरम मंदिर को श्रीलंका के राजा किसने बनाया था? विजय बाहु ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ रखा है। तो रामेश्वरम मंदिर का एक तो खास क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा कॉरिडोर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका के राजा विजय बाहु के द्वारा बनाया गया है। और रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है। रामेश्वरम द्वीप को भारत से अलग करती है कौन? पंबन की खाड़ी। अब यहाँ से यदि हम आगे चलें तो इसको नाम दिया गया है आदम का पुल। ठीक है, इसको नाम दिया गया है आदम का पुल। ठीक है, आदम का पुल, राम सेतु, आदम का पुल, राम सेतु। और जो सबसे खास है वो है एडम्स ब्रिज, इसी को बोलते हैं। ये एडम्स नामक विद्वान ने खोज की थी, उनके नाम पर इसको एडम्स ब्रिज बोला गया है। तो देखो, आदम का पुल, राम सेतु, एडम्स ब्रिज एक ही बात है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच। और पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार। सेतु समुद्रम जो परियोजना है वो इसी से संबंधित थी, पर पूरी कार्यान्वित नहीं हो पाई थी। तो राम सेतु, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज एक ही बात है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच। अब इसमें भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच ये वाला जो पानी का एरिया है इसको पाक जल संधि बोला गया है। कि बंगाल की खाड़ी है मगर की तरफ। ठीक है, इसको पाक जल संधि बोला गया है। और ये पंबन की खाड़ी हुई, ये आदम का पुल हुआ, ये रामेश्वरम द्वीप हुआ। जो नीचे का एरिया है इसको बोला गया है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसको मन्नार की खाड़ी बोला गया है, इसको मन्नार की खाड़ी बोला गया है। तो इस प्रकार से श्रीलंका के साथ में जो हमारा समुद्र का एरिया लगता है, यहाँ से कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आए हुए हैं कई सारे क्वेश्चन। तो आप इसमें क्लियर कर सकते हो। देखो, एक तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच, जो ज्यादा ज्ञानी आदमी हो पाकिस्तान के साथ कर देगा, और फिर भी पता होना चाहिए कि पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में। और पंबन की खाड़ी रामेश्वरम द्वीप को अलग करती है, प्लस रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में। आदम का पुल, एडम्स ब्रिज या राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके बाद में एक दूसरी सबसे खास चीज है मन्नार की खाड़ी, जो नीचे की तरफ पानी का एरिया है, इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। और मन्नार की खाड़ी जानी जाती है समुद्री गाय, शिकाऊ या डुगोंग के लिए। ठीक है, ये तो आपका ये पानी वाला एरिया हुआ। अब इसमें भी एक और क्वेश्चन है, पुदुचेरी या पांडिचेरी। देखो, पुदुचेरी या पांडिचेरी का खास क्वेश्चन ये है कि पांडिचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे ऊपर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आंध्र प्रदेश के एरिया में आता है वास्तव में, यलम। इसके बाद में ये पुदुचेरी, ठीक है, ये तमिलनाडु में आता है। ये करिकाल, ये तमिलनाडु में आता है। एक इधर माहे, ठीक है, ये केरल वाले एरिया में। अब ये कहानी क्या है? कहानी है कि वास्तव में ये चारों जगह फ्रांसीसियों के पास थी, फ्रांसीसियों के पास थी। और उन्होंने इनको आज़ाद कर दिया 1954 में। तो एक तो ये भी क्वेश्चन है कि पांडिचेरी कब आज़ाद हुई थी? तो ये 1954 में फ्रांसीसी लोग छोड़कर चले गए। जब छोड़कर चले गए तो केंद्र सरकार ने इसको इन राज्यों में मिलाने के बजाय इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। और चारों जगहों को मिलाकर एक नाम दे दिया, पुदुचेरी। तो वास्तव में पुदुचेरी तो एक डिस्ट्रिक्ट है, 3 इसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जो अलग अलग जगहों पर है। चारों को मिलाकर पुदुचेरी बोलते हैं, जिसकी विधानसभा पुदुचेरी में है और इसका मुख्यमंत्री भी होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन ये है कि एक तो ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसके एक भी जिला की सीमा आपस में नहीं मिलती, तो आंसर होगा आपका पुदुचेरी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर स्थित है, तो इसका आंसर भी पांडिचेरी है। वैसे कन्याकुमारी ये थोड़ा सा एरिया तमिलनाडु का है, पर ये पांडिचेरी का क्वेश्चन बड़ा खास है, ठीक है, क्योंकि माहे इधर वाले में है और यनम पुदुचेरी करिकाल इधर वाले में है, और ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके एक भी जिला की सीमा आपस में नहीं मिलती। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है ये पांडिचेरी का। अब भारत के 9 राज्य हैं, भारत के 9 राज्य जो समुद्री तटरेखा रखते हैं, भारत के 16 राज्य जो इंटरनेशनल बॉर्डर रखते हैं, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर रखते हैं। इसके बाद में भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तटरेखा रखते हैं, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, क्योंकि दमनदीप अब उसी में शामिल है। वास्तव में दमनदीप की लगती है, और दमनदीप का कितना है, 42 किलोमीटर का है समुद्री तट, ठीक है, 42 किलोमीटर का है दमनदीप का जो समुद्री तट है। 101 किसका, गोवा का। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य, उधर क्या है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये तो हुआ भारत का आसपास के पड़ोसी देशों से। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज हम क्लियर करेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो ये इसके साथ में भी बता देता हूं। तो देखो, एक तो आपको क्लियर होना चाहिए, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सारे जानते होंगे राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी का मैं लेक्चर बोलूं केंद्र शासित प्रदेशों का, तो देखो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वास्तव में वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर है, ठीक है। वैसे होना तो लद्दाख चाहिए, पर वो पाक अधिकृत कश्मीर में है ज्यादा हिस्सा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ी है एरिया के हिसाब से, और सबसे छोटी कौन सी है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप सबसे छोटी है। ये एरिया के हिसाब से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ठीक है, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। इधर पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य दिल्ली, और पॉपुलेशन के हिसाब से भारत राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो ये तो मोटी मोटी बात है। एरिया राजस्थान का सबसे ज्यादा, गोवा का सबसे कम, यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा, सिक्किम की सबसे कम, इधर जम्मू कश्मीर का एरिया सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप का सबसे कम, दिल्ली की पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा, लक्षद्वीप की सबसे कम। एक तो इस प्रकार से होना चाहिए, पर इसमें भी यदि और अंदर करें हम, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो जरूरी है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, ये गुजरात में। तो कच्छ का रण है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, और चांदनी रात में बिल्कुल सफेद चमकता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको व्हाइट डेजर्ट भी बोला गया है, सफेद रेगिस्तान, ठीक है। व्हाइट डेजर्ट के नाम से कच्छ के रण को जाना जाता है, व्हाइट वाटर के नाम से सियाचिन को जाना जाता है, और व्हाइट टाइगर किताब किसने लिखी है, अरविंद अडिगा ने। तो इस प्रकार से चीजों को कनेक्ट करना चाहिए। तो व्हाइट डेजर्ट बोलते हैं कच्छ के रण को, व्हाइट वाटर बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर को, और व्हाइट टाइगर किताब किसने लिखी है, अरविंद अडिगा ने, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। कच्छ का रण एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, भारत का सबसे छोटा माहे, जो अभी मैं बता रहा था पांडिचेरी का, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कच्छ है। अब इसी का मैं दूसरे तरीके से बोलूं, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला ठाणे, या थाने, जो मुंबई के पास में है, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट ठाणे, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, सॉरी पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा है दिवान वैली,
ठीक है, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली, इसकी टोटल जनसंख्या सिर्फ 8,000 के आसपास है। तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, यूपी, हरियाणा अगर यदि बात करें हम 8,000 की, तो जब कोई ट्रैक्टर बैग दे रहा है तो उसको बोलने वाले हो जाते हैं इतने तो इकट्ठे, आण दे आण दे आण दे, उसके लिए इतने इकट्ठे हो जाते हैं। तो दिबांग वैली की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 8,000 के आसपास है, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा कौन सा हुआ? ठाणे। अब 4 चीज ये क्लियर होनी चाहिए। एरिया सबसे ज्यादा कच्छ के रण का, सबसे कम माहे का, और जिले की बात कर रहे हैं ठाणे की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, दिबांग वैली की सबसे कम है। इसके बाद में एक चीज होनी चाहिए, भारत का सबसे गर्म स्थान, भारत का सबसे गर्म स्थान है फलौदी, राजस्थान, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। वैसे फलौदी नहीं है तो चूरू भी आ जाता है कई बार ऑप्शन में, पर यदि फलौदी ऑप्शन में है तो 100% आंसर फलौदी है। और मैं दुनिया का भी बता देता हूँ साथ में, वैसे बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। मृत घाटी, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए। दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, भारत का सबसे गर्म स्थान फलौदी, और ये यदि नहीं है ऑप्शन में तो चूरू होगा 100%। ठीक है, फलौदी सबसे गर्म। सबसे ठंडा द्रास, ठीक है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर। द्रास सबसे ठंडा है, ठीक है, ये द्रास सबसे ठंडा है, फलौदी सबसे गर्म है। दुनिया में सबसे ठंडा है बोस्टॉक, अंटार्कटिका। दुनिया में सबसे गर्म डेथ वैली, मृत घाटी, कैलिफोर्निया। सबसे ठंडा बोस्टॉक। भारत में सबसे गर्म फलौदी, सबसे ठंडा द्रास। 2 चीज ये होनी चाहिए। साथ में और क्लियर करो जंगल का। तो देखो वनों का मैंने आपको बताया था कि वनों के हिसाब से, फॉरेस्ट के हिसाब से भारत का 8वां स्थान है। और यहाँ पर हम दूसरी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि सामान्य जानकारी में इन चीजों को शामिल करना जरूरी है। तो देखो भारत में सबसे ज्यादा जंगल एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। वन राज्य बोलते हैं, इसलिए बाघ राज्य भी इसी को बोलते हैं, सोया प्रदेश भी इसी को बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। पर एमपी सबसे ज्यादा बने, सबसे कम हरियाणा, ठीक है। सबसे कम जंगल राज्यों की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एमपी में, सबसे कम हरियाणा में है। अब इसी को मैं पूछूं परसेंटेज के एवज में, तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में सबसे ज्यादा प्रतिशत है वनों का, और सबसे कम में एक बार फिर से आंसर हरियाणा। 2 क्वेश्चन तो ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जंगल सबसे ज्यादा एमपी में है, सबसे कम हरियाणा में है। परसेंटेज सबसे ज्यादा जंगल का मिजोरम में है, सबसे कम हरियाणा में है। अब इसी में मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो देखो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जंगल है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम हो जाएंगे पुदुचेरी। अच्छे से क्लियर रख लेना, सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में, सबसे कम पुदुचेरी। अब परसेंटेज की बात यदि करें तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप में वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, जो 90% के आसपास है। ऑल ओवर भी यदि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का टोटल पूछे तो आंसर लक्षद्वीप है, क्योंकि मिजोरम में 86% के आसपास है। तो लक्षद्वीप में जंगल सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में है, और प्रतिशत के रूप में एक बार फिर से सबसे कम पुदुचेरी। तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए जंगलों का, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में जो मैप है, जो नक्शे हैं, ये तैयार होते हैं देहरादून। भारत में नक्शे देहरादून में तैयार होते हैं, और जो एजेंसी है वो कौन सी है? भारतीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1767। फिलहाल इसका ऑफिस देहरादून, ठीक है। ऐसा ही एक और है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारी पुरानी हेरिटेज साइट को देखता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसकी स्थापना 1861 है। अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले महानिदेशक है, ठीक है। ये भारतीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया 1767, इसका ऑफिस है देहरादून। दुनिया में मैप बनाने की कला सुमेरियन लोगों ने सिखाई है, बिल्कुल खास क्वेश्चन है। कैलेंडर, स्क्रिप्ट और मैप ये सुमेरियनों की देन है, जिन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता को बनाया था। और इसमें भारत में जो मैप बनते हैं देहरादून में बनते हैं। इसके बाद में सर्वे ऑफ इंडिया का हो गया। दूसरी चीज हम सुमेरियन का अच्छे से क्लियर कर लेना, कैलेंडर, स्क्रिप्ट, ठीक है, लिपि और मैप बनाने की कला। पूरे वर्ल्ड का सबसे पहले मैप
पूरे संसार का सबसे पहले जो मैप बनाया है, जानते होंगे आप लोग, अनेक्जीमेंडर। ठीक है, अनेक्जीमेंडर ने सबसे पहले पूरे संसार का मैप बनाया है। अब लास्ट में एक चीज और क्लियर करा देता हूँ, फिर आगे हम पढ़ेंगे, वो दूसरा टॉपिक है। तो इसमें हम क्लियर करते हैं जो अक्षांश है, जो लैटिट्यूड है, तो उनमें एक आध ऐसी है जो बड़ी खास है, किस किस के बीच में। तो मैं शुरू करता हूँ। देखो, एक तो पूछा जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पार्सन्स पॉइंट भी इसी को बोलते हैं, पेविलियन पॉइंट भी इसी को बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है ग्रेट चैनल। ठीक है, इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में ग्रेट चैनल है। अच्छे से याद कर लेना, इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट, जिसको पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं, पेविलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इनके बीच में क्या हुआ, ये ग्रेट चैनल है। इसके बाद में इधर की साइड से हम शुरू करें तो देखो आपका आएगा मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, आगे पढ़ेंगे। मिनिकॉय द्वीप किसका द्वीप है, लक्षद्वीप का। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। अब इसी को मैं और आगे बढ़ा दूं, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ठीक है, एक सीक्वेंस से पढ़ना है। इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में ग्रेट चैनल, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में ये हो जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल। 9 तक कंप्लीट। ये अक्षांश है वास्तव में, 8 डिग्री चैनल हो गया। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। अब एक बार फिर से अंडमान निकोबार की साइड में, इधर कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार और लघु अंडमान। ठीक है, कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में जो है, ये कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। अब 3 हो गए, 8, 9, 10। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, और 10 डिग्री चैनल है आपका कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में। अब लघु अंडमान से मैं और ऊपर बढ़ता हूँ। ठीक है, मैप में आप देखोगे तो आपको अच्छे से मिलेगा। लघु अंडमान से हम जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, लघु अंडमान से जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो दक्षिणी अंडमान आएगा। और इसका बड़ा खास क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा गया है, लघु अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में क्या है, ये आपका डंकन पास। ठीक है, डंकन पास ये कई बार पूछा हुआ है पेपर में। तो डंकन पास आपका हो गया लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में, मतलब लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। ये कई बार आ रखा है पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 4-5 मैंने बताए। बाकी आप सारे क्लियर कर सकते हो अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, और 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच, और ये डंकन पास हो गया लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच। एक और है जो म्यांमार के साथ में है, म्यांमार का कोको द्वीप है उधर से, और हमारा अंडमान है। अंडमान और कोको द्वीप के बीच में क्या है, कोको स्ट्रेट। ठीक है, कोको स्ट्रेट, ये अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में। तो ये भारत की सामान्य जानकारी इस प्रकार से कंप्लीट होती है। और इससे आगे जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे पर्वत। ठीक है, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।